मोर्चा खुल गया, क्योंकि इजरायल की सेना ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल में एंटी टैंक मिसाइलें दागी, जिसके जवाब में इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हाहाकार मचा दी, जिसकी तस्वीरें भी इजरायल की सेना ने जारी की, जिसमें इजरायल की मिसाइलें कहर बनकर टूटती दिखी और एक के बाद एक इमारत से टकराने लगी, जिसके बाद कई धमाके हुए, धुएं का गुबार उठा और आग की लपटें दूर दूर तक फैल गईं। इजरायल की सेना ने लेबनान पर बमबारी की वजह बताई और दावा किया कि इजरायल ने वहां हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से उत्तरी इजरायल पर एंटी टैंक मिसाइलें दागने की कोशिश की गई, जिसका बदला इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में गाजा जैसी बमबारी करके लिया और सुबह सुबह दक्षिणी लेबनान पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला कर दिया। जिस समय इजरायल ने लेबनान पर बमबारी की, न्यूज 18 की टीम वहां मौजूद थी और इजरायल का हिजबुल्लाह पर किया गया हमला न्यूज 18 के कैमरे में कैद हो गया। इजरायल की सेना उत्तरी बॉर्डर पर अलर्ट है। वो हमास का समर्थन करने वाले हिजबुल्लाह के लड़ाकों का कोई वार खाली नहीं जाने दे रही। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हर उस इलाके को टारगेट किया जहां उसे हिजबुल्लाह के लड़ाकों के छिपे होने का शक था और इसीलिए इजरायल की मिसाइलें दक्षिणी लेबनान के अल्मा अल-शाब इलाके में गिरी, जहां इजरायल की मिसाइलों ने कई किलोमीटर में फैले जंगलों को काली राख में बदल दिया। न्यूज 18 की टीम जब लेबनान के अल्मा अल-शाब इलाके में पहुंची तो दूर दूर तक जले हुए जंगल और इजरायल की मिसाइलों के टुकड़े नजर आए। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को गुरिल्ला वॉर में मदद मिलती है, क्योंकि जंग लड़ने के इस तरीके में दुश्मन पर हमला करने के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके छिप जाते हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को युद्ध के इस तरीके में माहिर माना जाता है और इसीलिए दक्षिणी लेबनान का अल्मा अल-शाब उनका अहम ठिकाना बन गया। लेकिन इजरायल की मिसाइलों ने इस इलाके के जंगलों को बर्बाद कर दिया। वैसे इजरायल ने अपनी मिसाइलों से वहां के किसी घर को निशाना नहीं बनाया, लेकिन इजरायल के हमले के डर से पूरा इलाका खाली हो गया। लेबनान का कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर के बाद से उत्तरी इजरायल को निशाना बना रहा है, जिसका जवाब इजरायल ने भी उसी अंदाज में दिया। ऐसा लगा कि दक्षिणी लेबनान में भी भयंकर जंग छिड़ने वाली है और उसकी हालत भी गाजा जैसी हो सकती है, क्योंकि एक ओर दक्षिणी लेबनान पर इजरायल मिसाइलें दाग रहा है तो वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजरायल में सेना के ठिकानों को टारगेट किया। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में सेना के 5 ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें उत्तरी इजरायल में सेना के बिरकत रिशा, रामिया और अल-मनारा जैसे ठिकाने शामिल हैं। इजरायल की सेना का कहना है कि दक्षिणी लेबनान के यारीन और अल्मा अल-शाब इलाकों से ही उस पर हमले हुए। यानी यही नहीं, उसने दावा किया कि 17 अक्टूबर को उत्तरी इजरायल में यहीं से अटैक हुआ था, जिसमें इजरायल के 3 सैनिक घायल हो गए थे। क्योंकि दक्षिणी लेबनान का यारीन गांव इजरायल से केवल 19 किलोमीटर दूर है, जहां रहने वाले ज्यादातर लोग सुन्नी मुसलमान हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाकों का भी यहां अच्छा खासा दबदबा है और इसीलिए इजरायल की सेना ने यारीन गांव को भी निशाना बनाया, क्योंकि एक दिन पहले हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि उसने इजरायल लेबनान बॉर्डर पर इजरायल के ड्रोन को मार गिराया। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई बड़े ठिकाने बर्बाद हो गए। इजरायल की सेना ने तो यही दावा किया। इजरायल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो वहां हमेशा जंग की स्थिति में रहता है, क्योंकि वो फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया जैसे देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये सभी देश मुस्लिम देश हैं जो यहूदी देश इजरायल के खिलाफ हैं। यही नहीं, फिलिस्तीन का कट्टरपंथी संगठन हमास और लेबनान का कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह तो इजरायल पर हमले भी करते रहे। हिजबुल्लाह इजरायल के लिए बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि वो हमास का साथ भी दे रहा है और उत्तरी इजरायल में उसकी नाक में भी दम कर रहा है। यही नहीं, वो इजरायल की सीमा से लगने वाले ज्यादातर देशों में सक्रिय है, लेकिन उसका असली दबदबा तो लेबनान में माना जाता है और यही इजरायल की परेशानी है। क्योंकि इजरायल और लेबनान 130 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं और इसी इलाके में संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन चल रहा है, क्योंकि 1948 के बाद से इजरायल और लेबनान के बीच सीमा विवाद चल रहा है, जिसमें जमीन से ज्यादा समंदर पर कब्जे की लड़ाई, क्योंकि इजरायल और लेबनान भूमध्य सागर के करीब 860 वर्ग किलोमीटर इलाके पर दावा करते हैं। इजरायल जंग की उसी रणनीति को अपनाएगा जिसके तहत गाजा में घुसकर उसकी सेना हमला करेगी और अपने मिशन को पूरा कर लौट जाएगी, ताकि हमास के खतरनाक प्लान को फेल किया जा सके। क्योंकि इजरायल की सेना ने फिर गाजा के उत्तरी हिस्से को अपने बमों और मिसाइलों के हमले से दहला दिया। गाजा पर जमीनी हमला करने के बजाय सर्जिकल स्ट्राइक में जुटे नेतन्याहू के सैनिकों ने इस बार और भी बड़े हमले किए। उन्होंने न सिर्फ जमीन बल्कि हवा और पानी के रास्ते से भी बमबारी की। इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें गाजा पट्टी की कई इमारतों को निशाना लगाकर तबाह कर दिया गया। इजरायल की सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन सुरंगों से पार पाना है जो हमास ने गाजा में बना रखी हैं। दावा किया जाता है कि उन्हीं सुरंगों से हमास के लड़ाकों ने इजरायल को परेशान कर रखा है और इसीलिए इजरायल ने जमीनी हमले के बजाय गाजा पर छोटी छोटी स्ट्राइक करने का रास्ता चुना,
ताकि उसे भारी नुकसान न उठाना पड़े, क्योंकि हमास की सुरंगों की जानकारी वो पहेली बन चुकी है जिसे इजरायल और उसका सबसे बड़ा मददगार अमेरिका भी सुलझा नहीं पाया। हालांकि इजरायल ने कई बार गाजा पर जमीनी हमले की धमकी दी। यानी शुरुआत में इजरायल की योजना अपने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला लेकर सीधे गाजा के उत्तरी हिस्से में घुसने की थी। अमेरिका ने इजरायल को दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गाजा में घुसकर इजरायल जो कार्रवाई कर रहा है उसके पीछे बाइडेन सरकार का ही दिमाग है। और बाइडेन की सलाह पर ही बेंजामिन नेतन्याहू ने सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की। यही नहीं, अमेरिकी मीडिया ने तो यहाँ तक दावा किया कि बाइडेन ने नेतन्याहू को कुछ और दिनों तक इसी तरह हमला करने की राय दी और ये सब कुछ बंधकों की हिफाजत के लिए किया गया। इजरायल को गाजा में अपने पैर पसारने का पूरा मौका भी मिल रहा है। इजरायल की सेना के मुताबिक गाजा पर छोटी छोटी स्ट्राइक करना उसके जमीनी हमले का ही हिस्सा है। यानी गाजा पर पूरी ताकत से हमला करने से पहले इजरायल की सेना वहां अपने लिए एक बेस तैयार करने में जुटी है। वो उत्तरी गाजा में एक ऐसे इलाके का चयन कर रही है जहां से वो अपने सैन्य अभियान को चला सके और इसी के लिए इजरायल के सैनिक लगातार हमास के कई रॉकेट लॉन्चर, कमांड सेंटर और सुरंगों पर निशाना साध रहे हैं। गाजा की घेरेबंदी कर हमले की तैयारी में जुटी इजरायल की सेना को ईरान ने बड़ी धमकी दे डाली। ईरान ने दो टूक कहा कि इजरायल की सेना अगर गाजा में जमीनी हमले करती है तो वो उसकी पहली और आखिरी गलती होगी और हमास के लड़ाके गाजा में इजरायल की सेना को दफन कर देंगे। ईरान की सेना की ब्रांच इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर हुसैन सलामी ने चेतावनी दी कि अब इजरायल का खात्मा तय है और हमास के लड़ाके इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए तैयार बैठे हैं। इजरायल के 3 लाख से ज्यादा सैनिक और 3000 से ज्यादा टैंक गाजा पर किसी भी वक्त जमीनी हमले के लिए तैयार बैठे हैं। हमास के खात्मे की तैयारी में जुटी इजरायल की सेना ने गाजा में अस्पतालों और मस्जिदों पर हमले तेज कर दिए। हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल ने एक बार फिर गाजा में मौजूद अस्पतालों, मस्जिदों, यहां तक कि स्कूलों पर भी मिसाइलें बरसाईं, जिनकी वजह से वहां भारी तबाही मच गई। गाजा के अस्पताल में हुए हमले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां भागते नजर आए। वहां हुए मिसाइल हमले के बाद हालात इतने बुरे हो गए कि उस अस्पताल की इमारत में धुएं के अलावा और कुछ नजर नहीं आया। इजरायल ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए यह दावा कर दिया कि यह सब हमास की सोची समझी साजिश है। इजरायल ने आरोप लगाया कि हमास की सुरंगों का नेटवर्क इन्हीं अस्पतालों और मस्जिदों के नीचे है और उनमें छिपे हमास के लड़ाके गाजा के आम लोगों को कवच की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। इजरायल के मुताबिक हमास और उससे जुड़े कई और चरमपंथी संगठनों ने गाजा के अस्पतालों और स्कूलों को अपने हेडक्वार्टर्स में तब्दील कर दिया। इजरायल की सेना ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसने गाजा के अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास की सुरंगों का नेटवर्क होने का सबूत पेश किया और यह आरोप लगाया कि हमास ने गाजा के अस्पतालों और स्कूलों की आड़ में आतंक का एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा। मतलब उसने जमीन के ऊपर अस्पतालों, मस्जिदों और स्कूलों की इमारतें बनाई लेकिन उनके नीचे सुरंगों का बहुत बड़ा जाल बिछा दिया। और द गार्डियन के मुताबिक इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री को फोन लगाया और इजरायल को गाजा में हवाई हमले करते हुए सावधानी बरतने को कहा। इजरायल को गाजा में फूंक फूंक कर कदम रखने की नसीहत दे डाली क्योंकि इजरायल की सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर बारूद की बारिश और ज्यादा तेज कर दी। गाजा में आम लोगों की मौत इजरायल के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऊपर से अमेरिका के लिए इजरायल के पड़ोसी देश मिस्र और जॉर्डन जैसे मुस्लिम देशों को साथ रख पाना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि गाजा में आम लोगों की मौत की खबर पूरी दुनिया में जंगल में लगी आग की तरह फैल रही है, जिसकी वजह से कई देशों में इजरायल का विरोध हो रहा है। बाइडेन इजरायल के लिए मुस्लिम देशों के साथ तालमेल बैठाने में जुटे हों मगर गाजा में इजरायल के हमले का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कुछ मुस्लिम देश तो गाजा में हुई मौतों के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार बता रहे हैं और अमेरिका का कट्टर दुश्मन ईरान तो हाथ धोकर ही उसके पीछे पड़ गया, जबकि फिलिस्तीन भी जंग की शुरुआत से ही अमेरिका को कोस रहा है। अमेरिका इजरायल को गाजा में हमले करने में नरमी बरतने की सलाह दे रहा है, लेकिन खबर है कि बाइडेन के समझाने के बाद भी नेतन्याहू गाजा में ऑपरेशन की जिद पर अड़े हुए हैं क्योंकि इजरायल गाजा में अब की बार आर पार की लड़ाई चाहता है। हमास ने उसे बीते सालों में जो जख्म दिए हैं वो उनका हिसाब सूद समेत वसूलना चाहता है। इजरायल का गुस्सा इसलिए भी भड़का हुआ है क्योंकि हमास ने उनके लोगों को बंधक बनाकर रखा है। इसीलिए इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर साफ कर दिया कि जब तक इजरायल के लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा गाजा पर जारी हमले बंद नहीं होंगे क्योंकि हमास ने उसके लोगों के साथ 7 अक्टूबर को जो किया था वो पूरी दुनिया ने देखा। इजरायल पर हमले के बाद हमास के लड़ाके 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे, जिसके बाद उन्होंने गाजा पर हमले बंद नहीं करने पर बंधकों को मारने की धमकी तक दी थी। इसी बात से इजरायल की सेना का गुस्सा और ज्यादा भड़का हुआ।
गाजा में हमले रोकने के लिए सिर्फ अमेरिका ही इजराइल पर दबाव नहीं बना रहा है। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी इजराइल को चेतावनी दे डाली, जबकि संयुक्त राष्ट्र तो इजराइल से लगातार हमले बंद करने की अपील कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद इजराइल की फौज गाजा में हमास के ठिकानों पर जोरदार हमले कर रही है। मगर इजराइल पर यह आरोप लग रहे हैं कि उसके हमलों में बेगुनाह लोगों की भी जान जा रही है। दुनिया के कई देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं, लेकिन इजराइल को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। रफा बॉर्डर पर इजराइल की बमबारी की वजह से गाजा में जरूरतमंदों तक मदद ही नहीं पहुंच पा रही और वहां लोगों पर भूखे मरने का खतरा मंडराने लगा। पहले ही गाजा के लोग बिजली पानी की कटौती से परेशान हैं, जबकि इजराइल के हमलों ने उन्हें खौफ से भर दिया। लेकिन अब इजराइल की बमबारी का असर रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर पड़ रहा है। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग का इस्तेमाल गाजा में मदद भेजने के लिए किया जा रहा है। वहीं इजराइल को यह डर सता रहा है कि कहीं इसके रास्ते हमास के लड़ाके बाहर से हथियार न मंगवा लें। और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गए तो इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुछ दिनों पहले ही इजराइल की सेना ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने ये दावा किया कि एक अनाज के बोरे में हथियार भरकर हमास के लड़ाकों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। 10 साल बाद हानिया को 2017 में हमास के राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख चुन लिया गया था। दावा है कि वो पिछले कई साल से अपने परिवार के साथ पश्चिम एशिया के देश कतर में रह रहा, जबकि कुछ रोज पहले इजराइल के मीडिया ने यह दावा किया था कि हानिया कतर नहीं बल्कि तुर्की में छिपा। और वहीं से उसने इजराइल में तबाही की स्क्रिप्ट लिखी थी और हानिया की लिखी स्क्रिप्ट पर हमास के लड़ाकों ने इजराइल के लोगों को मौत बांटी थी। उस दौरान ये खबर सामने आई थी कि हमास का मुखिया अपने परिवार के साथ कतर में, लेकिन जंग छिड़ने के करीब 15 दिन बाद इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल ने दावा किया था कि इस्माइल हानिया तुर्की में छिपा है। दावा यह भी किया गया था कि तुर्की ने हानिया को देश छोड़ने का फरमान सुना दिया था। इजराइल की खुफिया एजेंसियां दिन रात जुटी हैं। इस्माइल हानिया के अलावा इजराइल को हमास का लादेन माने जाने वाले यहिया सिनवार की भी तलाश है। वो कहां है, किस इलाके में छिपा है, कैसे अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है, इसकी कोई भी जानकारी इजराइल के पास मौजूद नहीं लगती। हालांकि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद यहिया सिनवार की तलाश में एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी सिनवार का एक भी सुराग इजराइल की खुफिया एजेंसियों के पास नहीं है। और इजराइल का मानना है कि सिनवार खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन से भी ज्यादा खतरनाक है। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हानिया और सिनवार के अलावा इजराइल को हमास के 4 बड़े नेताओं की तलाश है, जिनमें पहला नाम मोहम्मद दईफ का है, जो हमास की सैन्य शाखा अल कासम ब्रिगेड का प्रमुख है। इजराइल के मीडिया का दावा है कि दईफ की अगुवाई में ही अल कासम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर वहां शवों का ढेर लगा दिया था। खालिद मशाल हमास का वही नेता है जिसने 27 अक्टूबर को केरल के मलप्पुरम में फिलिस्तीन समर्थकों की एक रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। उस रैली को कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी की यूथ विंग ने आयोजित किया था, जिस पर 2019 में ही बैन लगा दिया गया था। इसी संगठन के यूथ विंग ने 27 अक्टूबर को केरल के मलप्पुरम में फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया था। उसी रैली को हमास के पूर्व प्रमुख खालिद मशाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के खालिद मशाल को इजराइल कई बार मारने की कोशिश कर चुका है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक सितंबर 1997 में जॉर्डन में रह रहे खालिद मशाल को मारने के लिए इजराइल की सरकार ने उसे पहली बार मारने का आदेश दिया था। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के 2 एजेंट खालिद मशाल को मारने के लिए जॉर्डन में उसके ऑफिस पहुंचे थे। जैसे ही मशाल अपने ऑफिस से बाहर निकला, मोसाद के एजेंटों ने उसके कान में खतरनाक जहर डाल दिया था। नेतन्याहू नहीं बल्कि खुद मोसाद के अधिकारियों ने भी इस बात पर हामी भरी थी कि हमास को कम आंकना उनकी सबसे बड़ी चूक साबित हुई। इसके अलावा इजराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेत के अधिकारियों ने भी यह बात मानी थी कि अगर वो पूरी तरह अलर्ट रहते तो हमास के हमले को टाला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने रॉकेटों की बारिश कर दी थी। इस हमले के बाद गाजा की खुफिया एजेंसी मोसाद और सुरक्षा एजेंसी शिन बेत की चौकसी पर सवाल उठे। यहां तक कि इन दोनों ही एजेंसियों के अधिकारियों ने हमास की प्लानिंग के बारे में खबर न होने की बात तक कबूल कर ली थी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो यह दावा भी किया कि इजराइल की सेना ने करीब साल भर से हमास के वायरलेस रेडियो को ट्रैक करना तक बंद कर दिया था, जिसके बाद यह आरोप लगाए जाने लगे कि इजराइल पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला उसकी अपनी लापरवाही की वजह से ही हुआ। क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल की सेना और सुरक्षा एजेंसियां हमास से इस कदर बेफिक्र हो चुकी थी कि उन्होंने हमास के रेडियो को ट्रैक करना ही बंद कर दिया था। ये इकलौता मोर्चा नहीं है जहां इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद फेल हुई। इजराइल के मीडिया के मुताबिक मोसाद के अधिकारियों ने अपने
सबसे बड़े दुश्मन यानी ईरान पर पैनी निगाह रखने में भी लापरवाही बरती। क्योंकि मोसाद के सूत्रों के मुताबिक अगर उसके अधिकारी ईरान के हर कदम पर नजर बनाए रखते तब भी हमास का यह हमला टाला जा सकता था। मोसाद की नाक के नीचे उसका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान इजराइल पर हमले की पूरी प्लानिंग करता रहा और उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ। इजराइल अपने तीसरे पड़ोसी सीरिया से भी जंग लड़ने के लिए आमादा नजर आ रहा है। सीरिया इजराइल का पुराना दुश्मन है, इसलिए इजराइल ने पिछले हफ्ते भी सीरिया पर इतना घातक वार किया था कि सीरिया के 8 सैनिक मारे गए थे। और एक हफ्ते के अंदर इजराइल दोबारा सीरिया पर टूट पड़ा, जिसका उसने बाकायदा वीडियो भी जारी किया। इजराइल के अकेले लड़ाकू विमान ने सीरिया में रॉकेट लॉन्चरों पर भर भर कर बारूद बरसाया। गोलान हाइट्स पर इजराइल की सेना तैनात है, मगर अपने इस हमले के लिए इजराइल ने सीरिया को ही कसूरवार ठहराया। उसने आरोप लगाया कि शुरुआत सीरिया की तरफ से हुई, क्योंकि एक दिन पहले उसने इजराइल पर हवाई हमले की, जिनका बदला लेने के लिए इजराइल ने सीरिया की सेना के अड्डों पर आसमान से अटैक कर दिया। सीरिया में हिजबुल्लाह भी सक्रिय है, फिलिस्तीन के लड़ाके भी वहां हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि सीरिया में इजराइल का जानी दुश्मन ईरान खुद बैठा हुआ है। यानी इजराइल के सभी दुश्मन सीरिया में एक्टिव हैं, जिनमें उसके लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान है। क्योंकि सीरिया और ईरान दोस्त हैं और सीरिया में 2011 से गृह युद्ध छिड़ा, इसलिए सीरिया की सरकार को विद्रोहियों से बचाए रखने के लिए ईरान ने अपने हजारों लड़ाके वहां उतारे हुए हैं। हमास के रूस पहुंचने पर इजराइल और अमेरिका भड़क गए और इजराइल के विदेश मंत्रालय ने रूस के राजदूत को तलब किया और हमास की मेजबानी करने पर जवाब मांगा। क्योंकि जंग की शुरुआत से ही रूस किसी भी एक पाले का साथ नहीं दे रहा था। उसने पहले इजराइल की जवाबी कार्रवाई का समर्थन किया और फिर जब इजराइल ने हमास का हुक्का पानी बंद कर दिया तो उसने इजराइल पर भी निशाना साधा। हमास की मेजबानी कर रूस ने बिना कुछ कहे इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में एंट्री ले ली और हमास का समर्थन करने के संकेत भी दे दिए थे। जबकि इससे पहले रूस ने इजराइल और हमास युद्ध से दूरी बनाई हुई थी। हालांकि पुतिन ने एक बार नहीं बल्कि दो बार जंग खत्म करवाने का रास्ता निकालने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की, लेकिन इजराइल ने तो हमास के खात्मे की ठान रखी। इसी वजह से उसने दोनों बार पुतिन की पेशकश को ठुकरा दिया और साफ कर दिया कि हमास के अंत तक जंग जारी रहेगी। दागिस्तान एयरपोर्ट पर किसी भी शख्स के पासपोर्ट पर इजराइल लिखा दिखते ही फिलिस्तीन के समर्थक उस पर टूट पड़े। जब से इजराइल ने गाजा पर हमले शुरू किए हैं तब से दुनिया में कई जगह इजराइल के खिलाफ गुस्सा भड़का हुआ है, मगर यह पहली बार देखने को मिला जब अपना गुस्सा निकालने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ सीधा यहूदियों से हिसाब बराबर करने पहुंच गई और एयरपोर्ट का गेट तोड़कर सीधा अंदर घुस गई। हुजूम इतना बड़ा और इतना आग बबूला था कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में तैनात पुलिस उसे रोक तक नहीं पाई और लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाकर आगे बढ़ गए। रूस के दागिस्तान एयरपोर्ट पर हुए इस बवाल ने इजराइल को रूस पर भड़कने का एक और मौका दे दिया। रूस में यहूदियों के खिलाफ ऐसा गुस्सा देखकर इजराइल तमतमा गया। ये वो चिंगारी है जो रूस और इजराइल के बीच आग भड़का सकती है। क्योंकि इजराइल पिछले हफ्ते से ही रूस पर आग बबूला है। पिछले हफ्ते इजराइल के खिलाफ जंग में कूदे हुए हमास और ईरान रूस गए थे, जहां वो वहां के उप विदेश मंत्री से मिले थे। रूस की हमास के नेताओं से मुलाकात को इजराइल ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कदम बताया था। रूस के दागिस्तान एयरपोर्ट पर हुए इस बवाल ने इजराइल को रूस पर भड़कने का एक और मौका दे दिया। रूस में यहूदियों के खिलाफ ऐसा गुस्सा देखकर इजराइल तमतमा गया। ये वो चिंगारी है जो रूस और इजराइल के बीच आग भड़का सकती है। क्योंकि इजराइल पिछले हफ्ते से ही रूस पर आग बबूला है। पिछले हफ्ते इजराइल के खिलाफ जंग में कूदे हुए हमास और ईरान रूस गए थे, जहां वो वहां के उप विदेश मंत्री से मिले थे। रूस की हमास के नेताओं से मुलाकात को इजराइल ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कदम बताया था। नेटो का सदस्य देश होते हुए भी तुर्की ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल के खिलाफ बड़ा बयान देकर दुनिया के सामने नया संकट खड़ा कर दिया। क्योंकि तुर्की नेटो का सदस्य देश है, जिसने नेटो के दूसरे सदस्य देश अमेरिका के खिलाफ ही बगावत शुरू कर दी। भले ही अमेरिका नेटो में खुद को ताकतवर देश मानता हो, लेकिन इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध में तुर्की अपनी चाल बदलकर अमेरिका को टक्कर देने में जुट गया। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन जंग में तुर्की रूस का मददगार बन गया था, जबकि अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करता रहा। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ जंग में भी तुर्की हमास का समर्थन कर दुनिया के सामने अपनी साख और मजबूत करना चाहता है। तुर्की दुनिया के कई मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट करने में जुट गया और उन देशों से गाजा में फिलिस्तीन के लोगों की मदद करने की अपील की, जिसके बाद जॉर्डन, मिस्र और सीरिया जैसे देशों ने इजराइल को खुली चुनौती दे दी और साफ संदेश दे दिया कि गाजा पर इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी का अंजाम बहुत बुरा होगा। जबकि ईरान तो पहले से ही जंग में इजराइल का खुलकर विरोध कर रहा है, लेकिन एक बार फिर ईरान ने गाजा पर हमलों के खिलाफ इजराइल को इसका खमियाजा भुगतने की धमकी दी।
और ऐसे में अब इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों के बीच आपसी सहमति बनने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि तुर्की दुनिया के मुस्लिम देशों में सबसे ताकतवर है। और यही वजह रही कि इजरायल के खिलाफ जंग में कई मुस्लिम देशों ने उसका समर्थन कर दिया। मुस्लिम देशों ने इजरायल के साथ अमेरिका के विरोध में भी मोर्चा खोल दिया। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने अपनी पत्रिका के जरिए चरमपंथी संगठन हमास को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। अपनी पत्रिका में आईएसआईएस ने अपने आतंकियों से दुनिया भर में यहूदी नागरिकों पर हमले करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उसने पूरी दुनिया में इजरायल और उसके सहयोगी देशों में इजरायल के दूतावासों पर हमले करने के भी निर्देश दिए। और आतंकी संगठन आईएसआईएस ने हमले का यह निर्देश अपनी साप्ताहिक पत्रिका के जरिए दिया। उस पत्रिका में आईएसआईएस ने अपने आतंकियों को निर्देश दिया कि हमास के समर्थन में दुनिया भर में यहूदियों को निशाना बनाया जाए। इजरायल और हमास के बीच चल रही इस जंग में अमेरिका का नया दुश्मन आतंकी संगठन आईएसआईएस सामने आ गया। इससे पहले जंग में हमास के साथ हिजबुल्लाह और हूथी विद्रोही अमेरिका के खिलाफ पहले से ही खड़े हैं। लेकिन अब आतंकी संगठन आईएसआईएस हमास का सीधा समर्थन कर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया। उसने अपनी साप्ताहिक पत्रिका में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन पर निशाना साधते हुए लिखा कि उनके बयानों के बाद गाजा में इजरायल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले तेज किए गए। आईएसआईएस के मुताबिक इसीलिए वो जंग के इस मोर्चे पर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया। सीरिया और इराक में आतंकी संगठन आईएसआईएस से अमेरिका कई साल से जंग लड़ रहा है। इन दोनों देशों में अमेरिकी सेना के सैकड़ों सैनिक आईएसआईएस के आतंकियों के खात्मे में कई साल से जुटे हैं। और यही नहीं, आईएसआईएस के सफाये के लिए अमेरिका ने 2014 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया था जिसमें करीब 86 देश शामिल थे। सीरिया और इराक में आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका के इस संगठन का हिस्सा नेटो और यूरोपियन यूनियन के देश भी हैं। और जब से ये संगठन बना तब से इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग तेजी से लड़ी जा रही है। अमेरिका जिस आतंकी संगठन आईएसआईएस के खात्मे की जंग लड़ रहा है वो बहुत ही खूंखार है। कुछ साल पहले तक पूरी दुनिया में आईएसआईएस की क्रूरता और बेरहमी की खबरें सुर्खियां बनती थी। और इसलिए आतंकी संगठन आईएसआईएस को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अमेरिका ने जोर लगा दिया। आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया एक कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन है जो इराक और सीरिया में सक्रिय है। अप्रैल 2013 में इसे बनाया गया था, जिसने दुनिया के कई देशों तक अपनी पहुंच बना ली। आतंकी संगठन आईएसआईएस में बाद में बड़ी संख्या में विदेशी लड़ाके भी शामिल हो गए। इजरायल और हमास में छिड़ी जंग के बीच इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जनीन इलाके में भी हालात बिगड़ने लगे। इजरायल की सेना ने वहां रात भर छापेमारी की, जिसके बाद वहां इजरायल की सेना और फिलिस्तीनी नागरिकों के बीच जमकर झड़प हुई। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें इजरायल की सेना के टैंक और बुलडोजर सड़कों पर नजर आए। इजरायल की सेना उत्तरी बॉर्डर पर अलर्ट है। वो हमास का समर्थन करने वाले हिजबुल्लाह के लड़ाकों का कोई वार खाली नहीं जाने दे रही। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हर उस इलाके को टारगेट किया जहां उसे हिजबुल्लाह के लड़ाकों के छिपे होने का शक था। और इसीलिए इजरायल की मिसाइलें दक्षिणी लेबनान के अल्मा अल शाब इलाके में गिरी, जहां इजरायल की मिसाइलों ने कई किलोमीटर में फैले जंगलों को काली राख में बदल दिया। न्यूज़ 18 की टीम जब लेबनान के अल्मा अल शाब इलाके में पहुंची तो दूर दूर तक जले हुए जंगल और इजरायल की मिसाइलों के टुकड़े नजर आए, ताकि वो इजरायल के खिलाफ जारी जंग में रूस का समर्थन मांग सके। इस दौरान ईरान के उप विदेश मंत्री भी रूस पहुंचे थे। ईरान जंग की शुरुआत से ही हमास का खुलकर समर्थन करता आया है और हमास ईरान के साथ मिलकर रूस को भी अपने पाले में लाना चाहता है ताकि वो इजरायल पर बातचीत के लिए दबाव डाल सके। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद से ही हमास की गिरफ्त में 200 से ज्यादा बंधक होने का दावा है और हमास ने उन्हीं बंधकों के बदले इजरायल की जेल में बंद 6000 फिलिस्तीनियों की रिहाई की बात की थी। लेकिन हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खा चुके इजरायल के प्रधानमंत्री किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं है और वो बिना शर्त अपने नागरिकों की रिहाई चाहते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देशमुख का हमास इजरायल महायुद्ध से जुड़ी बारीक से बारीक जानकारी के साथ हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से हमले के निशान को आज भी निरोज गांव में साफ तौर पर देखा जा सकता है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम निरोज गांव पहुंची, जहां कैसे हालात नजर आए आप भी गौर से देखिए। इजराइल और गाजा की सीमा पे एक तरफ इजराइल की तरफ से हमले के निशानियां भी दिख रही हैं, बमबारी, गोलेबाजी, हवाई हमले की, और दूसरी तरफ हमास की तरफ से रॉकेट भी छोड़े जा रहे हैं। तो बॉर्डर पर जो आतंकी हमला किया था हमास के लोगों ने, वो आपको दिख जाएगा। निरोज, जो कि एक ऐसा किबुज जहां की करीब करीब आधी आबादी या तो बंधक है या मार दी गई है। 400 में से 100 लोगों की हत्या कर दी आतंकियों ने, 80 लोग
गायब हैं, बंधक बनाए गए हैं। लगातार आपको धमाके की आवाज आ रही होगी। एक एक घर, इन घरों में किसी को मारा गया है। 100 लोग हैं। पहचान करना घर के हिसाब से कि किस घर में किसे मारा गया बहुत मुश्किल है, लेकिन हर जगह जहां आगजनी की गई है, समझ लीजिए वहां के लोग बंकर में यानी अपने घर के शेल्टर में छुपे होंगे और आग की तपिश से मारने के लिए घर तो एक के बाद एक घरों को जला दिया। हमास के लड़ाकों से बचने के लिए इजरायल में एक परिवार घंटों तक एक ही जगह पर छिपा रहा था। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आज वहां पर पहुंची और देखिए वहां पर क्या हालात रहे। ये देखिए, ये बहुत देर तक ये बंद नहीं हो सकता था। तीनों लोगों ने पकड़े रखा। अपने पिता के साथ दोनों बच्चों ने 12 साल और 16 साल की, एक लड़का एक लड़की, पकड़े रहे, लेकिन आतंकवादियों ने खींचकर खोल दिया और यहां से तीनों को अगवा करके बंधक बना के ले लिए। इन दरवाजों को, इस शेल्टर रूम को काफी देर तक पकड़ के रखा ताकि आतंकवादी तोड़ न दे ऐसे। और जब ऐसा लगा कि आतंकवादी